वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हिमालय पर्वत श्रेणी किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई यहाँ पर पूछ रहा है। तो सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, यानी कि 2900 किलोमीटर है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भाग जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? ये चीज़ हमें बताना है कि विंध्याचल और सतपुड़ा से होकर के कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर के बहती है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? उसका नाम बताना है। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसे बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है। देश के कौन से भौतिक लक्षण प्रभावशाली जलवायु विभाजक का काम करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देश के कौन से भौतिक लक्षण प्रभावशाली जलवायु विभाजन का काम करते हैं। तो ये हो जाएगा हिमालय। संसार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मासिनराम। ये हम लोग देखे थे कि गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है तो वहाँ पर गारो पहाड़ियों के दक्षिण श्रेणी के शीर्ष पर मासिनराम स्थित है। तो वहाँ पर ये संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा कारक है जिसने भारत को मानसूनी एकता प्रदान की है। तो हिमालय पर्वत है जिसने कि भारत को मानसूनी एकता प्रदान कर रखी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले दो प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो दो प्रमुख क्षेत्र, एक पश्चिमी घाट हो जाएगा और दूसरा पूर्वी घाट हो जाएगा। भारत में पेड़ पौधों की कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पर बताना है पेड़ पौधों की कितनी जातियाँ पाई जाती है। तो 45,000 लगभग जातियाँ पाई जाती हैं पेड़ पौधों की। सदाहरित वन कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सदाहरित वन जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अगर बात की जाए तो इसमें आबनूस, महोगनी और रोजवुड शामिल है। आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वनों की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर और प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व भाग में पाया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वनों का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो सागौन है, जिसे सागवान भी कहते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो शुष्क पर्णपाती की अगर बात करें यहाँ पर तो साल वृक्ष हो जाता है। मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैनग्रोव वन जो है वो तट के सहारे तथा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन का प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? तो वो सुंदरी वृक्ष है। कौन सा है? सुंदरी वृक्ष है। भारतीय सिंह कहाँ पाए जाते हैं, यानी भारतीय शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के सौराष्ट्र के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का मिलता है? तो जलोढ़ मिट्टी का मिलता है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी जो होती है वो कपास के फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम जो है इसे रेगून मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी किस प्रदेश की प्रमुख मिट्टी है? तो ये दक्कन ट्रैप की प्रमुख मिट्टी है। काली मिट्टी जो है वो दक्कन ट्रैप की प्रमुख मिट्टी है। दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ?
तो लावा के प्रवाह से, डक्कन ट्रैप का निर्माण लावा के प्रभाव से हुआ है। देश की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थान पूछ रहा है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थान जो है वो दक्षिण बिहार में छोटा नागपुर पठार, दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार, यानी कि हम लोग इसे कह सकते हैं झारखंड का छोटा नागपुर पठार। दामोदर घाटी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो दामोदर घाटी कोयला के लिए विख्यात है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है। संसार में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो वो भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? तो नदी तल से 226 मीटर है। कितनी है? तो नदी तल से 226 मीटर है। भाखड़ा के पीछे बनी विशाल झील का क्या नाम है? तो भाखड़ा के पीछे बनी विशाल झील का जो नाम है वो क्या है? गोविंद सागर है। पोग बांध किस नदी पर बना है? तो पोग बांध जो है वो व्यास नदी पर बना है। संसार का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा बांध अगर पूछे तो हीराकुंड बांध हो जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर बना है। इंदिरा गांधी परियोजना के लिए किन नदियों से जल की व्यवस्था की गई? तो इंदिरा गांधी परियोजना के लिए व्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी से व्यवस्था की गई थी। नागार्जुन परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो नागार्जुन परियोजना का निर्माण जो है वो कृष्णा नदी पर किया गया। यहाँ से याद रखिएगा कृष्णा अर्जुन, तो उससे याद रहेगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना का निर्माण किया गया है। भारत में संसार के लौह सुरक्षित भंडार कितने प्रतिशत है? तो भारत में संसार के लौह सुरक्षित भंडार जो है वो 25% है। मात्र 25% जो है वो भारत में है, तो ये बहुत होता है। भारत किस नदी को सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो ये हो जाएगा जापान को। किस देश को? तो जापान को सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात करता है। भारत का कौन सा राज्य मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है? तो मैग्नीज के उत्पादन में उड़ीसा जो है वो अग्रणी भूमिका निभाता है। बॉक्साइट से कौन सी धातु निकलती है? तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है। क्या? एल्यूमिनियम। तो एग्जाम में पूछता है कि एल्यूमिनियम का कौन है? तो बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है? तो वायुयान उद्योग के लिए किया जाता है, क्योंकि ये हल्का होता है इसलिए। भारत में किन दो राज्यों में सोना पाया जाता है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारत में सोना पाया जाता है। सोने की कोलार खान किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। ऊर्जा की पारंपरिक साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो कोयला है। कोयला जो है ऊर्जा की पारंपरिक साधनों में महत्वपूर्ण साधन में आता है। भारत में कोयला किस युग की देन है? तो भारत में अगर देखा जाए तो कोयला जो है ये 98% कोयले के भंडार गोंडवाना युग के हैं। कब के हैं? तो गोंडवाना युग के हैं। देश का 3/4 कोयला किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो दामोदर नदी घाटी में देश का 3/4 कोयला पाया जाता है। भारत की किन नदी घाटियों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं? तो दामोदर, गोदावरी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बॉम्बे हाई देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। समुद्र में तेल खोजी सागर सम्राट नामक जहाज को भारत ने कहाँ से मंगवाया था? तो इसे भारत ने जापान से मंगवाया था। खनिज तेल के नवीनतम भंडारों की खोज किस अपतन क्षेत्रों में हुई? तो यहाँ पर देखा जाए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा महानदी के डेल्टा तटों के पास में इसकी खोज। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो यूरेनियम है और थोरियम है। भारत में यूरेनियम किन दो राज्यों में पाया जाता है? तो यूरेनियम किन राज्यों में? तो झारखंड और राजस्थान में यूरेनियम पाया जाता है। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर है। तारापुर जो कि राजस्थान में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र का क्या नाम है? तो कलपक्कम। क्या नाम है? तो कलपक्कम नाम है। भारत के 4 परमाणु केंद्रों के नाम बताइए, उनमें से प्रत्येक किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में,
तो यहाँ पर इसके पहले हम लोग देखे थे तारापुर, तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रावतभाटा राजस्थान में है। कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है और नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनसंख्या की जीविका का मूलधार क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कृषि है। मुख्य भूमि यहाँ पर की जो जीविका का आधार है वो कृषि है। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो रबी की फसलें जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। रबी की फसलों को कब काटा जाता है? इसके काटने का समय क्या होता है? तो मार्च अप्रैल में इसे काटा जाता है। भारत का चावल के क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में कौन सा स्थान है? तो चावल की अगर बात करें तो यहाँ पर भारत का प्रथम स्थान है। कुल अनाज फसलों के क्षेत्रफल में चावल कितने क्षेत्र में बोया जाता है? तो 47% क्षेत्र में चावल जो है वो भारत में बोया जाता है। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम, तो बाजरा में महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है जहाँ पर बाजरा का उत्पादन किया जाता है। मक्का अधिकतर किन किन राज्यों में उगाई जाती है? तो मक्का उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब में उगाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में दालों की क्या स्थिति है? तो संसार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर भारत में दाल उगाई जाती हैं। मूंगफली किस कृषि ऋतु की फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। सरसों तथा तोरियां किस कृषि की फसल है? तो ये रबी की फसल है। गेहूं का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य भी उत्तर प्रदेश है। तो गेहूं और गन्ने के लिए इसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो होगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देश में मसालों का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? तो मालाबार तट है। मालाबार तट पर मसाले की खेती ज़्यादा होती है। मसालों में सर्वाधिक निर्यात किस मसाले का किया जाता है? तो काली मिर्च का किया जाता है। चाय का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम। असम में चाय की खेती ज़्यादा होती है। भारत में सर्वप्रमुख कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कहवा उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। जूट के प्रमुख 3 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो जूट पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में होता है। तंबाकू के 2 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश और गुजरात है। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो पशुधन जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो केरल में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल सड़कों की तुलना में कितनी लंबाई है? तो केवल 2% है। केवल कितना है? 2% है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो मनाली से लेह के बीच संसार की सबसे ऊंची सड़क है। राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण या देखभाल का दायित्व किसका है? तो भारत सरकार का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में 3 रेल गेज कौन से हैं? तो बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज है, छोटी लाइन या मीटर गेज है और संकरी लाइन या नैरो गेज है। इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।